सत्यजीत रे की कहानी मिस्टर ब्राउन का बंगला। इस कहानी की शैली डरावनी है, यानी कि हॉरर स्टोरी है। मैंने ये कहानी इसका अनुवाद करने से पहले कभी नहीं पढ़ी थी। हालांकि मैं सत्यजीत रे की बचपन से फैन रही। उनकी कुछ फिल्में उन दिनों दूरदर्शन पर प्रादेशिक फिल्मों के अंतर्गत रविवार दोपहर को दिखाई जाती थी, लेकिन उनकी लिखी कहानियां अनुवादित रूप में नहीं मिलती थी, इसलिए कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। खैर, इस कहानी में जैसे पात्रों के चरित्र गढ़े गए हैं, जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इसके बारे में उत्सुकता बढ़ती रहती है। कहानी का प्रवाह इतना सरल और इतना खूबसूरत है कि कई जगह लगता है आप खुद कहानी में ही सबको प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। और यह फीलिंग मुझे सिर्फ इस कहानी के साथ ही नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भी जो कहानियां रिकॉर्ड की, उनमें भी ऐसा ही लगा था। फर्क इतना है कि इस बार अपने विचार आपसे बांट रही हूँ। कथा, कहानी, काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। चलिए सुनते हैं मिस्टर ब्राउन का बंगला। जब से मुझे मिस्टर ब्राउन की डायरी मिली है, तब से मैं बैंगलोर जाने के अवसर की तलाश में था। ये काफ़ी अप्रत्याशित रूप से हुआ। हमारे बालीगंज स्कूल के वार्षिक पुनर्मिलन में मैं अपने पुराने सहपाठी अनिकेंद्र भौमिक से मिला। अनिक ने मुझे बताया कि वह अब बैंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान में काम कर रहा है। उसने कहा, क्यों ना तुम मेरे साथ चलकर अपनी छुट्टी बिताओ। बैंगलोर भारत में सबसे अच्छी जगह है। मेरे घर में एक अतिरिक्त कमरा है, इसलिए तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। चलोगे? अनिक और मैं स्कूल में बहुत करीबी दोस्त थे। फिर अपरिहार्य हुआ। उसने विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया और मैंने कला के क्षेत्र में। हमारी दिशाएं बदल गई। कुछ वर्षों के बाद वह इंग्लैंड चला गया और मेरा उससे संपर्क टूट गया। लगभग 12 वर्षों के बाद हम फिर मिले थे। मैंने कहा, शायद आ ही जाऊं। बैंगलोर आने का सबसे अच्छा समय कब होता है? कभी भी। बैंगलोर में मौसम हमेशा सुहावना रहता है। तुम्हें क्या लगता है कि अंग्रेजों को इस जगह से इतना लगाव क्यों था? तुम जब चाहो आ सकते हो। मुझे बस एक हफ्ते का नोटिस चाहिए। तो इस तरह मेरे पास वहां जाने और उस घर को खोजने का मौका था जहां मिस्टर ब्राउन रहते थे। लेकिन उससे पहले मुझे डायरी के बारे में समझाना होगा। मैं वह हूं जिसे आमतौर पर किताबी कीड़ा कहा जाता है। पुरानी किताबें विशेष रूप से मुझे मोहित करती हैं। मैं एक बैंक में काम करता हूं और कम से कम आधा वेतन इन्हीं पर खर्च करता हूं। पिछले 5 वर्षों में मैंने यात्रा पुस्तकों, शिकार की कहानियों, आत्मकथाओं और डायरी सहित काफ़ी संग्रह हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। मुझे उनके पुराने, फीके, भंगुर, कीड़ों के खाए हुए पृष्ठ पसंद हैं और उनकी गंध, पहली बौछार के बाद गीली धरती की महक और पुरानी किताबों की महक। मुझे नहीं लगता कि धरती पर कोई और गंध उनका मुकाबला कर सकती है। अतर, कस्तूरी, गुलाब, हसनुहाना, यहाँ तक कि फ्रांस के सबसे अच्छे इत्र की सुगंध भी नहीं। पुरानी किताबों के प्रति मेरा जुनून ही था जिससे मुझे मिस्टर ब्राउन की डायरी मिली। ये छपी हुई नहीं बल्कि एक वास्तविक डायरी थी, जिसके कई पृष्ठ पंख की कलम से हस्तलिखित प्रविष्टियों से भरे हुए थे। लाल रंग के चमड़े की जिल्द में बंधी 6 बाय 4.5 इंच की इस डायरी में 350 पृष्ठ थे। कवर में एक सुनहरा बॉर्डर था और बीच में सोने के अक्षरों में मालिक का नाम उभरा हुआ था, जॉन मिडल्टन ब्राउन। पहले पन्ने पर उसके हस्ताक्षर और उसके नीचे उसका पता था, एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन, बैंगलोर। इसके बाद एक तारीख आई, जनवरी 1858, जिसका मतलब था कि डायरी 113 साल पुरानी थी। मुझे यह कुछ अन्य पुस्तकों के साथ मिली थी जिन पर भी मिस्टर ब्राउन का नाम था, और ये सब मुझे सस्ती मिली थी। किताब बेचने वाले मकबूल ने शुरू में 20 रुपए मांगे। मैंने 10 की ही पेशकश की और अंत में इसे 12 में खरीदा। मिस्टर ब्राउन कोई मशहूर आदमी होता तो इस डायरी के कम से कम 12,000 रुपए मिलते।
मुझे इसमें उन दिनों एक ब्रिटिश सज्जन के जीवन के विवरण के अलावा और कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। वास्तव में पहले 100 पृष्ठों में मिला भी यही। मिस्टर ब्राउन एक स्कूल मास्टर थे। इसमें उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले स्कूल, बैंगलोर शहर का वर्णन, उनके अपने बगीचे और अन्य जगहों पर देखे गए पेड़ों और फूलों का उल्लेख था। उन्होंने वायसराय की पत्नी लेडी कैनिंग की बैंगलोर यात्रा का उल्लेख किया। कभी-कभी वे ससेक्स में अपने घर और पीछे छूट गए सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में बात किया करते थे। उनकी पत्नी एलिजाबेथ का भी जिक्र था। हालांकि कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी डायरी में सबसे दिलचस्प बात साइमन नाम के किसी व्यक्ति का बार बार जिक्र करना था। यह उनका बेटा था या भाई या भतीजा या दोस्त, यह बताना असंभव था, लेकिन यह स्पष्ट था कि मिस्टर ब्राउन का उनसे बहुत गहरा लगाव था। उनकी डायरी साइमन की बुद्धिमत्ता, उनके साहस, उनके क्रोध, उनके नटखटपन और उनके सामयिक स्वच्छंद व्यवहार के उदाहरणों से भरी थी। उन्होंने कई जगह लिखा था, साइमन को एक विशेष कुर्सी पर बैठना पसंद है, या साइमन आज बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मुझे दुख होता है क्योंकि मैंने पूरे दिन साइमन को नहीं देखा। फिर साइमन की मौत की दिल दहला देने वाली खबर आई। 22 सितंबर को शाम करीब 7:30 बजे साइमन बिजली की चपेट में आ गया। उनका शव अगली सुबह मिस्टर ब्राउन के बगीचे में एक जले हुए यूकेलिप्टस के पेड़ के पास मिला। साइमन की मृत्यु के लगभग 1 महीने बाद तक उन्होंने अपनी डायरी में वस्तुतः कुछ भी नहीं लिखा। थोड़ा बहुत जो कुछ भी उन्होंने किया वह उदासी और निराशा से भरा था। उन्होंने वापस ब्रिटेन जाने का सोचा, लेकिन वह उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहते थे जहां साइमन की आत्मा विश्राम करती थी। उनका स्वास्थ्य भी शायद खराब होने लगा था। उन्होंने लिखा, आज फिर मैं स्कूल नहीं गया, कम से कम 5 अलग-अलग मौकों पर। एक जगह डॉक्टर लुकस का उल्लेख था, जिन्होंने मिस्टर ब्राउन की जांच की थी और उपचार का एक तरीका सुझाया था। फिर अचानक 2 नवंबर को डायरी में एक अजीब घटना का जिक्र था, और यह इस घटना का विवरण था जिसने डायरी को इतना खास बना दिया। मिस्टर ब्राउन ने घटना के बारे में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले नीले रंग की बजाय लाल स्याही से लिखा था। उन्होंने लिखा, आज सबसे अप्रत्याशित और असाधारण बात हुई। मैं लाल बाग गया था, यह देखने के लिए कि क्या मुझे पेड़ों और पौधों के बीच कुछ शांति मिल सकती है। मैं शाम करीब 7:30 बजे लौटा। जैसे ही मैंने बैठक में कदम रखा, मैंने देखा कि साइमन आग के किनारे अपनी पसंदीदा ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा है। साइमन, क्या ये वास्तव में साइमन था? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। साइमन अपनी आंखों में इतने स्नेह से सीधे मेरी ओर देख रहा था, लेकिन कमरे में अंधेरा था। थॉमस, मेरा वे आलसी संदेशवाहक, दिया जलाना भूल गया था। इसीलिए मैंने साइमन को थोड़ा बेहतर देखने के लिए अपना माचिस निकाला, लेकिन अफसोस, जैसे ही मैंने माचिस जलाई वह गायब हो गया। यह वास्तव में खेदजनक था, लेकिन तब मैंने साइमन को फिर से देखने की कभी आशा नहीं की थी। अगर वह कभी कभी भूत के रूप में भी प्रकट हो तो मुझे खुश होना चाहिए। आज कितना खूबसूरत दिन है। साइमन अपनी मृत्यु के बाद भी मुझे नहीं भूला है। उन्हें अपनी पसंदीदा कुर्सी भी याद है। साइमन, कृपया कभी कभी मेरे पास आओ और मिलो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हें फिर से देख सकूं तो जीवन भर खुशी से जी सकता हूं। इस तारीख के बाद बहुत कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन इसके बाद की कुछ प्रविष्टियां खुशी से भरी थी, क्योंकि साइमन हर दिन आते और मिस्टर ब्राउन से मिलते थे। उनके भूत ने उन्हें निराश नहीं किया। अंतिम प्रविष्टि में लिखा था, जिसने मुझे प्यार किया उसने मृत्यु के बाद भी अपना प्यार नहीं खोया। इस ज्ञान ने मुझे गहन शांति दी है। यहाँ डायरी समाप्त हो गई, लेकिन मेरी जिज्ञासा नहीं। क्या मिस्टर ब्राउन का यह घर, फ्रेजर टाउन का यह एवरग्रीन लॉज, अभी भी मौजूद है? और क्या साइमन का भूत अब भी हर शाम प्रकट होता था? क्या यह किसी अजनबी के सामने प्रकट होगा? अगर मैं वहां जाकर शाम बिताऊं तो
क्या मुझे दिखेगा? जब मैं बैंगलोर पहुंचा तो मैंने पहले तो अपनी डायरी के बारे में कुछ नहीं बताया। अनिक मुझे अपनी एम्बेसडर कार में पूरे बैंगलोर के दर्शनीय स्थलों की सैर कराने ले गया। हम फ्रेजर टाउन भी गए। बैंगलोर वास्तव में एक खूबसूरत जगह थी, इसीलिए जब हम घूमते थे तो मेरी की हुई प्रशंसा काफ़ी ईमानदार महसूस हुई। कलकत्ता की चहल पहल के बाद ऐसा खामोश और शांतिपूर्ण स्थान किसी सपने जैसा लग रहा था। अगले दिन रविवार था। मैंने सुबह अनिक के घर के बगीचे की छतरी के नीचे बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए मिस्टर ब्राउन के घर का विषय उठाया। अनिक ने बिना किसी कमेंट के पूरी कहानी सुन ली। फिर उसने अपना प्याला बेंत की मेज पर रखा और कहा, देखो रंजन, जिस घर की तुम बात कर रहे हो वह अभी भी मौजूद हो सकता है। आखिरकार 100 साल बहुत लंबा समय नहीं होता है। लेकिन अगर तुम वहां बस एक भूत की प्रतीक्षा करने जाना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं हमेशा कुछ चीज़ों को लेकर अधिक संवेदनशील रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस समय जीवन ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन भूत का शिकार करने जाना परेशानी को न्योता देना होगा। तो मुझे इस सब से बाहर ही रखो। इससे साफ पता चला कि अनिक नहीं बदला था। स्कूल में उसकी बहुत डरपोक और कुछ कायर होने की प्रतिष्ठा थी। मुझे एक उदाहरण याद आया जब दो अन्य लड़कों ने खुद को एक सफेद चादर में ढक लिया था और बेचारे अनिक पर झपट पड़े थे, क्योंकि वह एक शाम अकेले चल रहा था। वह इतना डरा हुआ था कि अगले दिन उसके पिता ने आकर प्रधानाध्यापक से शिकायत की थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, अनिक ने कहा, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो मुझे लगता है कि मैं आसानी से आपके लिए साथ ढूंढ सकता हूँ। नमस्कार मिस्टर बनर्जी। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी गेट से थोड़ा मुस्कुराता हुआ हमारी ही ओर आ रहा था। उसकी उम्र 45 के आसपास लग रही थी। वह लगभग 6 फीट ऊंचा, काफी हृष्ट पुष्ट लग रहा था। वह भूरे रंग की पतलून और गहरे नीले रंग की बुशर्ट पहने हुए था। बाटिक प्रिंट वाला एक काला और सफेद रेशमी दुपट्टा उसके गले में लापरवाही से डला हुआ था। अनिक ने हमारा परिचय कराया। ये मेरा दोस्त है, रंजन सेन गुप्ता, श्री ऋषिकेश बैनर्जी। पता चला श्री बैनर्जी विमान कारखाने में काम करते थे। वह कई वर्षों से बैंगलोर में ही रह रहे थे। अनिक ने उन्हें एक कप चाय की पेशकश की और सीधे मिस्टर ब्राउन के घर के विषय को छेड़ दिया। श्री बैनर्जी ने यह कहानी सुनकर इतनी जोर से कह कहा लगाया कि हमारी मेज के पास उछल कूद मचा रही गिलहरी पास के पेड़ की तरफ भागी और पत्तियों के बीच गायब हो गई। भूत? भूत? आपका मतलब है कि आप उन पर वाकई विश्वास करते हैं? आज? इस वक्त में? मैंने झिझकते हुए कहा, दिलचस्पी लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि भूतों के अस्तित्व के पीछे एक वैज्ञानिक व्याख्या हो जो अभी तक सामने नहीं आई हो। लेकिन कौन जानता है, अब से 10 साल बाद कोई इसको खोज ले तो? मिस्टर बैनर्जी हंसते रहे। मैंने देखा उनके दांत बहुत सफेद और मजबूत थे। अंत में अनिक ने कहा, ठीक है मिस्टर बैनर्जी, भूत है या नहीं, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप रंजन के साथ ऐसे घर में जाने के लिए तैयार होंगे, अगर वह मिल जाए, और वहां एक शाम बिताएं? ये मेरे मेहमान हैं और मैं इन्हें अकेले जाने की अनुमति नहीं दे सकता। सच कहूं तो मैं खुद ही अम, सावधान रहता हूं। अगर मैं इसके साथ जाता हूं तो मैं बोझ हो ही जाऊंगा। श्री बैनर्जी ने अपनी जेब से एक पाइप निकाला और उसे भरने लगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं केवल एक शर्त पर जाऊंगा। तुम दोनों को मेरे साथ आना होगा। वह फिर जोर से हंसे, जिससे आसपास के चहचहाने वाले पक्षियों में दहशत फैल गई। अनिक का जैसे रंग उड़ गया, लेकिन मना नहीं कर सका। श्री बैनर्जी ने पूछा, आपने जगह का नाम क्या बताया था? एवरग्रीन लॉज, फ्रेजर टाउन में। डायरी में तो यही है। वह अपना पाइप धूम्रपान करने लगे। फ्रेजर टाउन में कुछ पुराने ब्रिटिश बंगले हैं। वैसे भी
अगर हमें जाना ही है तो हम आज शाम को ही ऐसा क्यों नहीं करते? कहो तो मैं लगभग 4 बजे वापस आता हूँ। श्री बैनर्जी भले ही पेशे से इंजीनियर रहे हों, लेकिन उनमें स्पष्ट रूप से सैन्य भावना और समय की पाबंदी की प्रबल भावना थी। वह अपने मॉरिस माइनर में समय पर पहुंचे। तुम अपने साथ क्या ले जा रहे हो? जैसे ही हम कार में सवार हुए, उन्होंने पूछा। अनिक ने उन्हें सूची दी। एक शक्तिशाली टॉर्च, 6 मोमबत्तियां, एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, कुछ सैंडविच, कॉफी का एक बड़ा फ्लास्क, ताश का एक पैकेट, फर्श पर फैलाने के लिए एक गलीचा और मच्छर भगाने वाली क्रीम की एक ट्यूब। और हथियार? क्या भूतों को हथियार से नष्ट किया जा सकता है? अरे रंजन, क्या तुम्हारा भूत ठोस है? कोई बात नहीं, मिस्टर बैनर्जी ने कहा। मेरे पास एक छोटी सी रिवॉल्वर है, इसलिए हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह ठोस है या तरल। हम चल पड़े। थोड़ी देर बाद श्री बैनर्जी ने कहा, जगह मौजूद है। मैं हैरान था। आपका मतलब है कि आपने पहले ही पूछताछ कर ली है? मैं बहुत व्यवस्थित आदमी हूं, मिस्टर सेन गुप्ता। क्या किसी को वहां जाने का प्रयास करने से पहले स्थान के अस्तित्व के बारे में सुनिश्चित नहीं करना चाहिए? मेरे एक गोल्फ के साथी श्रीनिवास देशमुख उस क्षेत्र में रहते हैं। मैं आज सुबह सीधे तुम्हारे घर से उनके घर गया। उन्होंने मुझे बताया कि वास्तव में फ्रेजर टाउन में एवरग्रीन लॉज नामक एक बंगला है। करीब 50 साल से यह खाली पड़ा है। 10 साल पहले भी लोग वहां पिकनिक मनाने जाते थे, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं करता। जाहिर है उस घर में कोई भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। हालांकि इसमें भूतिया होने की प्रतिष्ठा नहीं है। कभी इसमें कुछ फर्नीचर था, लेकिन कुछ साल पहले यह सब नीलाम हो गया। इसमें से कुछ कर्नल मर्सर ने खरीदा। वो भी फ्रेजर टाउन में रहता है। जहां तक मुझे लगता है, हमारे लिए यह एक पिकनिक के अलावा और कुछ नहीं होगा। मुझे खुशी है कि अनिकेंद्र ताश लाए हैं। बैंगलोर की साफ चौड़ी सड़कों से गुजरते हुए एक भूतिया घर के अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन मैं मिस्टर ब्राउन की डायरी को नहीं भूल सका। जब तक कोई पूरी तरह पागल नहीं होता, तब तक कोई ऐसी असाधारण कहानी बनाकर उसे डायरी में दर्ज नहीं कर सकता था। मिस्टर ब्राउन ने साइमन के भूत को बार बार देखा। क्या वह भूत एक बार भी हमारे सामने प्रकट नहीं होगा? मैं कभी इंग्लैंड नहीं गया था, लेकिन मैंने अंग्रेजी बंगलों की तस्वीरें देखी थी। एवरग्रीन लॉज के नज़ारे ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं एक अंग्रेजी देहात में एक पुराने और परित्यक्त घर के सामने खड़ा हूँ। बंगले के सामने एक बगीचा रहा होगा। सावधानी पूर्वक व्यवस्थित फूलों की क्यारियों के बजाय अब इसमें जंगली पौधे और खरपतवार थे जो बहुतायत में उगाए थे। बगीचे में जाने के लिए एक छोटे विकेट गेट से होकर गुजरना पड़ता था। गेट पर एक जगह का नाम खुदा हुआ था, लेकिन किसी ने संभवतः पिकनिक मनाने वालों में से एक ने एवरग्रीन शब्द से पहले एक एन जोड़ा था, जो अब इसे नेवरग्रीन बना देता है। हम घर की ओर चलने लगे थे। उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ थे। मैंने कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ देखे, लेकिन बाकी को पहचानने में असफल रहा। बेंगलोर की मिट्टी इतनी अच्छी बताई गई थी कि दुनिया में कहीं से भी पौधे और पेड़ यहाँ लाकर पनप सकते थे। एक पोर्टिको था जिसकी छत टूटी हुई थी। लताओं ने उसके खंभों को ढक दिया था। सामने के दरवाजे का एक किनारा अपने कब्जों से बाहर आ गया था। अधिकांश खिड़कियां टूट चुकी थीं। दीवारों पर फफूंद की इतनी मोटी परत थी कि घर के असली रंग का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। हम टूटे हुए दरवाजे से अंदर चले गए। एक गलियारा था जो दूसरे छोर पर एक बड़े कमरे तक ले जाता था। दोनों तरफ और भी कमरे थे। हमारे दाहिनी ओर वाला कमरा बाकियों से बड़ा लग रहा था। यह रहने का कमरा रहा होगा। फर्श लकड़ी का था, हालांकि उसका अधिकांश भाग सड़ चुका था। हर कदम सावधानी से उठाना होगा। हम कमरे में चले गए। हमारे पैरों के नीचे लकड़ी के तख्ते चरमरा गए। इसमें कोई फर्नीचर नहीं होने से यह वास्तव में बहुत बड़ा लग रहा था। पश्चिमी और उत्तरी दिशा में खिड़कियां थीं। इनके माध्यम से एक तरफ बगीचे को देखा जा सकता था और दूसरी तरफ यूकेलिप्टस के पेड़ों को।
क्या यह इनमें से एक था जो बिजली की चपेट में आ गया था? साइमन उसके नीचे खड़ा था। तत्काल मौत। इस विषय ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैंने दक्षिण की ओर खिड़की रहित दीवार की ओर देखा। चिमनी बाईं ओर थी। साइमन की पसंदीदा कुर्सी उसके बगल में रखी होगी। कमरे की छत मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। एवरग्रीन लॉज, जो कभी एक बहुत सुंदर छोटा सा बंगला रहा होगा, जाहिर तौर पर खराब स्थिति में था। श्री बैनर्जी पश्चिमी धुन गुनगुना रहे थे। वे अपना पाइप जलाने के लिए रुके और पूछा, आप आमतौर पर क्या खेलते हैं? ब्रिज, पोकर या रमी? अनिक ने गलीचा फैला दिया और जो सामान वह ले जा रहा था उसे फर्श पर रख दिया। वह बैठने ही वाला था कि तभी हमने शोर सुना। कोई जूते पहने दूसरे कमरे में घूम रहा था। मैंने अनिक की तरफ देखा। उसका रंग उड़ गया था। कदम रुक गए। श्री बैनर्जी ने अचानक अपने मुंह से पाइप निकाला और चिल्लाए, क्या कोई है? हम सब गलियारे की ओर बढ़ने लगे। अनिक ने मेरी बाह पकड़ ली। मार्ग पर पहुंचते ही हमने फिर से कदमों की आवाज सुनी। तभी एक आदमी दाईं ओर के एक कमरे से बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर हम पर पड़ी, वह रुक गया। वह एक भारतीय थे और उनके चेहरे पर कई दिनों से दाढ़ी ना बनाए होने और अस्त व्यस्त दिखने के बावजूद निस्संदेह एक शिक्षित सज्जन व्यक्ति लगते थे। नमस्कार, उन्होंने कहा। हम में से कोई नहीं जानता था कि क्या कहना है। नवागंतुक ने स्वयं हमारे अनकहे प्रश्न का उत्तर दिया। मेरा नाम वेंकटेश है। मैं एक चित्रकार हूँ। क्या आप इस घर के मालिक हैं या आप इसे खरीदने आए हैं? बनर्जी मुस्कुराए और जवाब दिया, नहीं, हम बस टहलते हुए आ गए हैं। अच्छा, मैं सोच रहा था क्या इस घर में मेरा स्टूडियो हो सकता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यह टूटा हुआ है। आपको तो नहीं पता होगा ना कि मालिक कौन है ना? मुझे खेद है, बनर्जी ने कहा। लेकिन आप कर्नल मर्सर से पूछ सकते हैं शायद। उनका घर दूर नहीं है। सीधे सड़क के नीचे और फिर बाईं ओर। आपको 5 मिनट से अधिक नहीं लगेगा। धन्यवाद, श्री वेंकटेश ने कहा और बाहर चले गए। हमने सुना, फाटक खुला और बंद हो गया। मिस्टर बैनर्जी ने एक और कह कहा लगाया और कहा, श्री सेन गुप्ता, वह आपका साइमन या कोई और भूत तो नहीं था? मुझे हंसना पड़ा। आप इतनी जल्दी भूत देखने की उम्मीद नहीं कर सकते। अभी 5:15 बजे हैं और अगर वह भूत होता तो भी वह 19वीं सदी का नहीं होता। ऐसा भूत अलग तरह के कपड़े पहनता है। हम लिविंग रूम में लौट आए। अनिक गलीचे पर बैठ गया और कहा, तुम्हारी कल्पना की उड़ान मुझे परेशान करती है। चलो ताश खेलते हैं। बनर्जी ने कहा, पहले कुछ मोमबत्तियां जलाएं। यहाँ शाम बहुत जल्दी ढल जाती है। हमने 2 मोमबत्तियां जलाईं और उन्हें लकड़ी के फर्श पर रख दिया, जिसके बाद हम फ्लास्क से कॉफी पीते रहे। तब मेरे लिए चुप रहना असंभव हो गया। कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं सोच रहा था, जिससे मेरे भूत के विचार के प्रति जुनून का पता चलता है। मैंने बनर्जी से कहा, आपने हमें बताया था कि कर्नल मर्सर ने इस घर का कुछ फर्नीचर खरीदा था। अगर वह इतने करीब रहता है तो क्या हम जाकर किसी खास वस्तु के बारे में पता नहीं लगा सकते? कौन सी वस्तु? एक विशेष प्रकार की ऊंची पीठ वाली कुर्सी। इस पर अनिक थोड़ा नाराज हो गया और बोला, क्यों? हमें अचानक एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी क्यों ढूंढनी चाहिए? ठीक है, देखो, मिस्टर ब्राउन ने अपनी डायरी में इस कुर्सी का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि साइमन अपनी मृत्यु के बाद भी इस कुर्सी पर बैठना पसंद करता था। उस आग जलाने के स्थान के पास रखा करता था। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हम उसे यहाँ ला सकते हैं। अनिक ने मेरी बात काटते हुए कहा, आप उसे कैसे लाएंगे? मिस्टर बैनर्जी की मॉरिस में? या आप क्या सुझाव दे रहे हैं कि हम तीनों मिलकर उसे पूरे रास्ते उठाकर लाएं? क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो? बनर्जी ने इस बिंदु पर हाथ उठाया और हम दोनों को चुप करा दिया। कर्नल मर्सर द्वारा खरीदे गए सामानों में वह कुर्सी नहीं थी। मैं अक्सर उनके घर जाता हूँ। मैंने इसे देखा होता। जहां तक मुझे पता है, उन्होंने
2 बुककेस, 2 ऑयल पेंटिंग, कुछ फूलदान और प्रदर्शन के लिए कुछ छोटी-मोटी चीज़ें खरीदी। आप जानते हैं, कला की वस्तुएँ। मैं चुप हो गया। अनिक ने ताश फेंकने शुरू कर दिए। बनर्जी ने कहा, चलो रमी खेलते हैं। अगर हम दांव लगाए तो यह और भी दिलचस्प होना चाहिए। अगर आपको परेशानी ना हो तो। बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास एक बैंक में केवल एक छोटी सी नौकरी है। मैं ज़्यादा नुकसान नहीं उठा सकता। बाहर की रोशनी फीकी पड़ गई थी। हम खेलने लगे। मैं ताश में कभी भाग्यशाली नहीं रहा। आज कोई अपवाद नहीं था। अनिक को जीतते हुए देखकर मुझे खुशी होती, क्योंकि मैं जानता था वह असहज और नर्वस महसूस कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किस्मत मिस्टर बनर्जी के पक्ष में दिखाई दी। वह उस पश्चिमी धुन को गुनगुनाते रहे और हर गेम जीतते रहे। हम अभी भी खेलने में व्यस्त थे जब मैंने एक बिल्ली की म्याऊं सुनी। इससे मैं और निराश हो गया। भूतिया घर में एक बिल्ली भी नहीं रहनी चाहिए। मैंने श्री बैनर्जी से उतना ही कहा, जो हंसे और बोले, लेकिन यह एक काली बिल्ली थी, गलियारे से नीचे जाते दिखी। काली बिल्लियां और भूत साथ साथ जाते हैं, है ना? हम खेलते चले गए। केवल एक बार हमने बाहर एक पक्षी की कर्कश चीख सुनी। हमारी एकाग्रता भंग करने के लिए और कोई शोर नहीं था। शाम के करीब 6:30 बजे थे। दिन का उजाला लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। आखिरकार किस्मत ने मेरा साथ दिया और मैंने 2 गेम जीते। जब हमने एक अजीब शोर सुना, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। हम सभी ने अपने पत्ते नीचे रखे और सुना। अनिक पहले से भी अधिक पीला पड़ गया था। मेरे खुद के हाथ कांपने लगे। लेकिन श्री बैनर्जी स्पष्ट रूप से आसानी से भयभीत होने वाले नहीं थे। उन्होंने जोर से पूछकर चुप्पी तोड़ी। कौन है? दस्तक दोहराई गई। बनर्जी ने जाकर जांच पड़ताल की। मैंने उनकी पतलून का किनारा पकड़ा और उन्हें वापस खींच लिया। अकेले मत जाओ, मैंने फुसफुसाया। हम तीनों एक साथ बाहर गए। हम गलियारे में गए और अपनी बाईं ओर देखा। दरवाजे के ठीक बाहर एक पुरुष आकृति थी, जो सूट पहने और छड़ी लिए हुए थी। अंधेरे में उसके नैन नक्श देखना असंभव था। अनिक ने मेरी बांह और भी कसकर पकड़ ली। मैंने उसकी तरफ देखा और किसी तरह मेरी हिम्मत लौट आई। इस बीच बैनर्जी ने कुछ कदम आगे बढ़ाए थे। अचानक हमने उन्हें यह कहते सुना, ओह, हेलो डॉक्टर लार्किन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब उस मध्यम आयु वर्ग के यूरोपीय को देखना संभव था। उसने अपनी नीली आंखों को अपने चश्मे के सुनहरे फ्रेम से थोड़ा पीछे घुमाया और सहजता से मुस्कुराया। देखा मैंने तुम्हारी मॉरिस बाहर खड़ी है। तभी मैंने खिड़कियों से मोमबत्ती की रोशनी देखी, इसलिए मैंने सोचा कि अंदर जाऊं और पता लगाऊं कि आप क्या कर रहे हैं। बनर्जी मुस्कुराए। मेरे इन 2 युवा मित्रों का यह अजीब विचार था। वे मुझे यहाँ ताश खेलने के लिए साथ ले आए, केवल एक साहसिक कार्य करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। युवावस्था पागलपन वाले काम करने का समय है। मेरे जैसे बुजुर्ग लोग घर पर बैठ पुरानी बातें याद करते हैं। अच्छा, आपका समय अच्छा गुजरे, मैं चलता हूँ। डॉक्टर लाकिन ने विदाई में हाथ उठाया और अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए चले गए। एक और झूठा अलार्म। हम वापस खेलने लगे। मुझे लगभग 4 रुपए का नुकसान हुआ था, जिसमें से कुछ को पुनः प्राप्त करना शुरू कर रहा था। भले ही साइमन का भूत दिखाई न दे, लेकिन आज की सैर सार्थक होगी यदि मैं ताश के पत्तों पर कुछ जीत सका। मैं अपनी घड़ी को बार बार देख रहा था, इसलिए मैं ठीक ठीक बता सकता हूँ कि असली बात कब हुई। 7:30 पर। श्री ब्राउन ने उल्लेख किया था कि तभी साइमन की मृत्यु हो गई थी। मैं ताश के पत्ते बांट रहा था। मिस्टर बैनर्जी अपना पाइप जला रहे थे और अनिक ने सैंडविच के पैकेट में अपना हाथ डाला ही था कि उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसका पूरा शरीर कठोर हो गया। उसकी निगाहें कमरे के बाहर गलियारे में कुछ देख रही थीं। बैनर्जी और मैंने स्वतः ही उसकी निगाहों का अनुसरण किया। मैंने जो देखा उससे मेरी सांस रुक गई।
चमकदार आंखों की एक जोड़ी ने हमें अंधेरे गलियारे से देखा। उनमें फास्फोरस की तरह हल्की हरी और पीली चमक थी और झिलमिलाहट नहीं थी। श्री बनर्जी का दाहिना हाथ उनके वेस्ट कोट की जेब में चला गया और उस पल में सब कुछ ठीक हो गया। मेरी आवाज वापस आई और मैंने कहा, आपको रिवॉल्वर निकालने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर बनर्जी, वह काली बिल्ली है। अनिक मेरी बात से सहज हो गया। बनर्जी ने जेब से हाथ निकाला और धीरे से कहा, क्या बेतुकी बात है। फास्फोरेसेंट आंखें अब करीब आ गई थी। जैसे ही उसने दहलीज पार की, मुझे पता था कि मैं सही था। वह वास्तव में काली बिल्ली थी। बिल्ली कमरे में आई और बाईं ओर मुड़ गई। हमारी निगाहें उस पर नजर रखी थी। हमने भी अपनी निगाह बाईं ओर घुमाई। फिर हम सब ने अनजाने में एक जैसी ही आवाज की। यह वह आवाज थी जो चौंक जाने पर निकलती है। इसकी वजह सरल थी। जब हम रमी खेल रहे थे, लाल मखमल से ढकी एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी कहीं से आई और आग जलाने वाले स्थान तक पहुंच गई। अमावस्या की तरह काली बिल्ली चुपचाप कुर्सी की ओर चल पड़ी। वह एक पल के लिए रुकी, फिर उस पर बड़े करीने से कूदी और मुड़ी। उस सटीक क्षण में मैंने कुछ ऐसा सुना जिससे मेरा खून जम गया। एक अदृश्य बूढ़ा कमरे में हंस रहा था, अपनी हंसी को विराम देते हुए, साइमन, 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 एक बच्चे की तरह खुशी से उसके ताली बजाने की आवाज भी आ रही थी। एक चीख ने मुझे बताया कि अनिक बेहोश हो गया है और मिस्टर बनर्जी, उन्होंने अनिक को अपनी बाहों में उठा लिया और मुख्य द्वार की ओर दौड़ रहे थे। मैंने जल्दी से उनका पीछा किया। कार्ड, मोमबत्तियां, भोजन, गलीचा सब कुछ पीछे छूट गया। दरवाजे से परे मुख्य परिसर और उसके आगे गेट था। हम पागलों की तरह दौड़े और गेट के ठीक बाहर खड़ी मॉरिस माइनर के पास पहुंचे। शुक्र है कि बैंगलोर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं यह सोचकर कांप उठता कि उस शाम तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते एक पागल ने कितने लोग घायल किए होते। अनिक को कार में होश आया, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। जब हम घर पहुंचे तो सबसे पहले श्री बनर्जी ने बात की। उसने अनिक के वाहक से ब्रांडी का ग्लास छीन लिया और उसका आधा हिस्सा एक बार में गटक गए और जोर से कहा, तो साइमन एक बिल्ली थी। मैं भी बात करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह सही था। यही सच होना चाहिए था। मिस्टर ब्राउन का साइमन, वह बुद्धिमान, सनकी, गर्वित, समर्पित और स्नेही जिसे वह बहुत प्यार करते थे, वह काली बिल्ली थी जिसे हमने आज देखा था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।